अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं शादमा हाजिर हूँ हर दिल अजीज कार्यक्रम लेकर। इसका नाम है बिहार बिहान लाइव। जहाँ दर्शकों कभी रहमत, कभी बरकत, कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा तो कभी मरियम। ऐ नारी तेरे रूप अनेक, लेकिन हर रूप तेरा एक से बढ़कर एक। बहू माँ बनकर सब पर प्राण लुटाती है, जीवन के इस चक्र को तू ही आगे बढ़ाती है। जिसके पैरों में जन्नत, जिसके होने से घर स्वर्ग जैसा, ऐसी ही हस्तियों पर लेकिन कई बार अत्याचार होते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आज ही के दिन यानी कि 11 अक्टूबर को हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि बदलाव का नाम, और ये बदलाव तभी संभव है जब हमारे सोच जो है वो उच्च हो, जो हमारी जो सोच है वो सकारात्मक हो। और सकारात्मकता कैसे आती है ये तो आप जानते हैं, अच्छे अच्छे विचारों से। इसलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर रोज़ आपको सकारात्मकता से दो चार करवाते हैं अपने पहले सेगमेंट के माध्यम से। जी हाँ, आज का सुविचार। तो आइए जानते हैं आज का सुविचार क्या है। सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। जी हाँ, हम जानते हैं कि हर रोज़ आपको इंतज़ार रहता है कि वो कौन सी शख्सियत हैं जिनसे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो दर्शकों, आपको बता दूं कि बापू का था एक ही सपना, स्वच्छ और सुंदर हो भारत अपना। और उनके इस सपने को पूरा करने में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम पूरी तत्परता के साथ जुड़ा रहता है और डटा रहता है। कैसे करता है नगर निगम काम, क्या है उसकी कार्यप्रणाली, क्या है उसके कार्य, जानेंगे आज नगर निगम के बारे में बहुत कुछ। और इस पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं उप नगर आयुक्त पटना नगर निगम डॉक्टर नूरुल हक सिवानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव में। नगर निगम के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ आपसे समझना है, लेकिन फिलहाल चाहूँगी कि हम शुरुआती जो चर्चा है वो इस पर करें कि नगर निगम का कार्य क्या है, ताकि हमारे दर्शक बेहतर रूप से समझ सकें कि नगर निगम क्या क्या कार्य करती है, क्या है उसकी कार्यप्रणाली। जी, सबसे पहले हम जो भी हमारे दर्शक हैं उन्हें हम सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल पेश करते हैं जी। और इस पे जो स्वच्छ भारत है, अगर हम इस चीज़ को देखें जी, तो ये कंसेप्ट जो आया ये गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, उनके द्वारा क्वाइंड किया गया था। बल्कि एक जगह वो ये भी कहते हैं आज़ादी से पहले कि सैनिटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। हमारी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण सैनिटेशन है, और इसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अगर आप हिस्ट्री में जाएँ तो 1904 में वो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग जो जगह है वहाँ पे मतलब गए थे, और वहाँ पे एक कॉलोनी हुआ करता था जो इंडियंस रहते थे जी। और इंडियंस जो जहाँ पे रहते थे उस प्लेस का नाम ओल्ड कुली करके कहा जाता था। वहाँ पे जो भी म्यूनिसिपैलिटी थी या तो वहाँ पे सफाई कार्य करता था तो नाम के लिए करता था या नहीं करता था। तो जब ये वहाँ पे गए और वहाँ पे देखे कि प्लेग वगैरह भी कुछ फैला हुआ था, तो ये वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले इनको लगा कि नहीं, सफाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। और इसको करना सबसे ज़रूरी है अगर हम बीमारी से बचना चाहें। बिल्कुल। तो वहाँ पे उन्होंने एक टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद वो सफाई कार्य स्टार्ट किए, जबकि उस सफाई कार्य के लिए उनका एक जगह ये भी कहना है कि जब तक एक एक आदमी अपने हाथ में झाड़ू और बाल्टी नहीं पकड़ेगा तब तक हम सफाई और सैनिटेशन को हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसमें एक एक लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। वहाँ पे उनका था कि वो अपना सफाई कार्य जब शुरू किए तो उनके जो भी दोस्त हुआ करते थे, बल्कि एक तरह से कहिए तो उनको मतलब वो लोग ग्रेट स्कैवेंजर भी कहते थे जी। जिसके रिप्लाई में उनका कहना होता था कि एवरी वन शुड बी हिज ओन स्कैवेंजर, माने सबको अपना स्कैवेंजर होना चाहिए। बल्कि उसके पीछे अगर जाएं तो जब बचपन में थे तो उनके घर में एक लड़का हुआ करता था, उका उसका नाम था जी। वो सफाई कार्य करता था। तो अपने यहाँ जो सिस्टम है एक तरह से है कि जो सफाई कार्य करता है लोग उसको एक तरह से अछूत टाइप मानते हैं। उसको छूने का मतलब है अपवित्र होना। ये बार बार जो इनकी माता श्री थी, जो पुतली बाई, उनसे ये बार बार ये क्वेश्चन करते थे कि ये उका जो है हमारे घर की सफाई करता है,
सफाई करने का मतलब है कि इसके सफाई से हमारा घर पवित्र होता है। पवित्र हो। अगर हम उसको छूते हैं तो अपवित्र कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल। इसकी जवाब वो नहीं दे पाती थी ठीक से। उनका एक जगह ये भी कहना था, आगे बढ़ने के बाद उनका कहना था कि रामायण में एक जगह जिक्र किया गया है कि राम जी जो थे जी। उनका एक गुहा जो चंडाल के रूप में थे, उनका है कि वो उसको गले लगाए थे। तो उनका ये भी कहना है कि जब राम जी किसी चंडाल को या किसी अपवित्र को गले लगा सकते हैं और वो अपवित्र नहीं हो सकते, तो हम अपवित्र कैसे हो सकते? बिल्कुल। इन सारी चीज़ों की जवाब उनकी माता श्री नहीं दे पाती थी और ये उनके बचपन से ये चलता रहा। उसके अगर आप और आगे जाएं तो 1901 में कांग्रेस सेशन हुआ था जो कलकत्ता में हुआ। वहाँ पे गांधी जी भी उस वक्त तो बस स्टार्टिंग ही था एक तरह से कहा जाए तो, वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पे देखे कि जो भी सैनिटेशन का मतलब ये था, जो लेट्रिन्स वगैरह था वो इतने गंदे थे मतलब जिसको बताया नहीं जा सकता। उन्होंने खुद अपने हाथ में झाड़ू लिया और जाके उसको सफाई की। मतलब उनका कहना यही था कि एक एक आदमी जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। बेशक। इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमारा नगर निगम इसके लिए पूरी तरह तत्पर है और आप भी देखती होंगी बहुत सारे चेंजेस दिनों दिन दिख भी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी जो हमारी रह जाती है वो यही रह जाती है कि आम जन का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो हम लोग शायद बहुत हद तक हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत बार बैनर भी लगाते हैं, पोस्टर भी लगवाते हैं या पम्पलेट छपवा के हम घर घर बांटते हैं जी। ताकि लोग पढ़ें और अवेयरनेस है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। और सफाई का यही चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि हमारा अगर कार्य प्रणाली देखें तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है जो कि एक लेयर टाइप है। जैसे हमारे ऊपर नगर आयुक्त हो जाते हैं जिनके अधीन सारा नगर निगम कार्य करता है, उनके नीचे ईओ हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यपालक पदाधिकारी जो कहलाता है। उसके नीचे आप देखेंगे तो सिटी मैनेजर और सीएसआई हो जाते हैं। उसके नीचे एसआई हो जाते हैं, उसके नीचे सुपरवाइज़र हो जाते हैं। सुपरवाइज़र के नीचे आप जाएंगी तो फिर वहाँ पे सफाई कर्मचारी हमारे हो जाते हैं। तो ये एक लेयर बना हुआ है सफाई कार्य के मॉनिटरिंग के लिए, जिसको हम लोग प्रॉपर ढंग से करते भी हैं मॉनिटरिंग, और हमको लगता है कि बहुत हद तक हम लोग हासिल किए हैं। लेकिन दूसरा यही है कि आपके माध्यम से और जो भी हमारा मास मीडिया है, मैं उसको रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से एक एक लोगों को ये पहुँचना चाहिए कि आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बार आप ये भी देखती होंगी कि जैसे हमारी गाड़ियाँ घूमती हैं उस पर मैंने गाने भी बजते रहते हैं, कचरा वाला आया चलो घर से कचरा निकाल, ये बजते रहता है। उसमें एक दूसरा चीज़ जो दिखता है बहुत बार, जो कि एक तरह से कहिए तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, जैसे गाड़ी की आवाज़ तो दूर से सुनाई देने लगती है। कुछ लोग अपने छत पे कचरा लेके चले जाते हैं और जब गाड़ी क्रॉस करती है तो उनका कोशिश रहता है कि ऊपर से ही हम कचरा गाड़ी में डाल दें, जो कि वो गाड़ी में ना जाके वो रोड पे चला जाता है। दूसरा चीज़ क्या, हमारा जो भी सिस्टम है उसमें हम 2-3 शिफ्ट में अपना कार्य करते हैं। मॉर्निंग में भी करते हैं, फिर हम नाइट शिफ्ट भी करते हैं। नाइट शिफ्ट करने का मतलब है कि जो भी हमारा मार्केट्स वगैरह है वहाँ पे तो रश रहता है, उसमें हम दिन में नहीं कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे नाइट शिफ्ट करते हैं। लेकिन वहाँ पे यही चीज़ है कि एक एक आदमी जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इसमें तब तक शायद हम उस श्रेणी में भी आना थोड़ा मुश्किल होने लगता है, हमारे बहुत प्रयास के बाद भी। तो मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट यही रहेगा पूरे पटना नगर निगम वासियों से कि आप लोग खुद अपना कंट्रीब्यूशन दें ताकि हम पटना नगर निगम को पूरी तरह स्वच्छ और साफ बना सकें। और बापू का जो विज़न था कि स्वच्छ और सुंदर भारत हो अपना, उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हर इंसान के अंदर वो एक ललक हो कि हम अपने घर के साथ साथ अपने क्षेत्र को भी साफ रखें। जी। बल्कि उनका एक चीज़ और कहना था, अगर इसके आगे बढ़े तो उनका सफाई का मतलब सिर्फ घर से नहीं था, बल्कि उनका कहना था क्लीनिंग ऑफ सोल इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। मैंने उनका कहना था कि तुम बाहर मत साफ करो बल्कि अपने दिमाग और दिल को भी साफ करो। बिल्कुल। और हमारे देश के लिए शायद इससे बड़ा आइडियाज़ नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनकी जो जीवनी है वो मेरे हिसाब से एक एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो शायद पहुंचाने में हम लोग बहुत कोशिश के बाद भी शायद अचीव नहीं कर पाए हैं। तो मेरा ये रहेगा कि जो भी माध्यम हो लेकिन एक एक लोगों तक उनकी जीवनी पहुंचनी चाहिए। जब हम खुद अपने हाथ में झाड़ू लेंगे और बाल्टी लेंगे तो जाहिर सी बात है सफाई अपने। नूरुल हक साहब, हमने आपसे जाना कि नगर निगम किस प्रकार कार्य करती है, क्या कुछ कार्य प्रणाली है उसकी। अब जानना चाहूँगी कि नगर निगम किन किन चीज़ों के लिए उसकी जवाबदेही बनती है। हालांकि इसमें हम देखें तो जवाबदेही जो बनती है हमारी वो मेनली अर्बन प्लानिंग हो जाता है, इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, मतलब हम कैसे प्लान कर सकते हैं उसको। दूसरा रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हो जाते हैं।
तीसरा प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस हो जाते हैं, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद अगर देखें तो स्लम इम्प्रूवमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेनली हमारा यही हो जाता है, सैनिटेशन वगैरह और ये सारा। तो अर्बन प्लानिंग के लिए तो हम लोग अर्बन प्लान के लिए हमारा एक सेक्शन है ऑलरेडी, जो शहरी योजना के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन या जो भी होते हैं तो वहाँ पे उसको पास कराना होता है, वहाँ बिल्डिंग्स वगैरह के जो भी नक्शे होते हैं पास होते हैं, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर जाएँ तो हमारा सैनिटेशन हो जाता है। सैनिटेशन में है कि हमारा एक लेयर बना हुआ है जो हम पूर्व में बता चुके हैं। ये लेयर हमारा पूरी तरह मॉनिटरिंग करता है और सफाई करता है, और कोशिश यही करता है कि हम पूरी तरह से इसको साफ रख सकें। उसके अगर आप आगे जाएं तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है लोगों के लिए, और लोगों को चाहिए कि जो भी हमारा है कि 30 दिन के अंदर में अगर आप करते हैं उसको, मतलब 21 दिन के अंदर, तो उसमें होता है कि आपको किसी तरह का कुछ अदर मतलब जैसे बीडीओ और बीएसओ का बहुत बार ये चाहिए होता है हम लोगों का, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लोग अगर टाइम पे करें तो वो हम लोगों को देना आसान हो जाता है। दूसरा वाटर सप्लाई हो जाता है, जिसके लिए हमारा वाटर बोर्ड है एक यहाँ पे, उसके द्वारा ये सारा संचालन किया जाता है। जहाँ भी कोई वाटर सप्लाई हो इंडस्ट्रियल पर्पज़ या डोमेस्टिक पर्पज़, तो उसमें हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। और मेनली हमारा यही है, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई। बिल्कुल, आपने जिक्र किया डेवलपमेंट का कि नई सिटी के डेवलपमेंट के लिए आप काम करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए पुरानी सिटी की, जैसे कि पटना की बात की जाए अगर, तो बहुत पुराना, बहुत कदीम शहर है ये। इसके डेवलपमेंट को किस प्रकार देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ बहुत संकीर्ण सड़कें भी हैं, बहुत पतली पतली गलियाँ भी हैं, लोग बहुत ज़्यादा घर जो हैं उनके आपस में सटे सटे हुए हैं, तो इसके डेवलपमेंट को किस प्रकार देखते हैं? हालांकि इसके लिए हमारा एक निगरानी शाखा भी है, जो कि बहुत बार ये देखने को मिलता है, ये एक चैलेंजेस टाइप हैं। ओल्ड सिटी जो भी है यहाँ पे, जो मतलब प्लांट सिटी नहीं है, तो वहाँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यही कि कोई भी कहीं भी जो लोग जाते हैं, बहुत बार होता है कि बिना नक्शा पास किए जाके घर बना लेते हैं, जबकि हमारा कुछ मापदंड है। अगर आप नक्शा पास कराएंगे तो 80-20, 70-30 इसी तरह का रेशियो है कि उतना आपको एरिया छोड़ना है, उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि ये यहाँ पे परेशानियाँ देखने को मिलती हैं। और इसके लिए देखिए तो पहले भी एक बार 2019 में काफ़ी बाढ़ टाइप जो समस्या पैदा हुई थी, वो भी इसी के कारण बहुत हद तक था। बहुत बार होता है कि लोग जाता है बिना नक्शा पास किए कंस्ट्रक्शन करता है, और हमारे नालों को भी डिस्टर्ब कर देता है, जो हमारे पानी का जो भी मतलब निकासी है वो भी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ये सारी परेशानियाँ आती हैं। अब इसमें यही है कि हम लोग अपने स्तर से जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, या बहुत बार हमारी टीम घूमती भी है, जो भी इस तरह की इलीगल कंस्ट्रक्शन रहते हैं उनको हम लोग नोटिस देते हैं, फिर उनकी सुनवाई करते हैं, जो भी प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग। लेकिन थोड़ी सी चैलेंजेस है कि किस प्रकार नगर निगम का जो चुनाव है वो कैसे होता है, किस प्रकार लोगों की का चुनाव होता है, और क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी? इसकी प्रक्रिया अगर देखें तो पूरे इंडिया को, अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव में देखें जी, तो ये दरअसल स्टेट जुरिस्डिक्शन में आ जाता है, जो भी नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव होते हैं जी। तो बहुत इंडिया के अगर पूरा देखें तो बहुत जगह होता है जो स्टेट गवर्नमेंट चुनाव करती है, बहुत जगह पार्टी लेवल पे भी चुनाव होता है। उसके आगे जाएं तो बहुत जगह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे स्टेट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा संचालित किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, और उसके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हमारे जिला पदाधिकारी हो जाते हैं। उनके अधीन जो भी प्रक्रिया अन्य चुनाव की है वही सारी प्रक्रिया रहती हैं। और इसमें भिन्नता एक रहता है कि नगर निगम का कोई भी एम्प्लॉय इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है। हम लोगों का कोई रोल नहीं रहता है। डीएम साहब के अधीन ये चुनाव होता है, उनके इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन में होता है। और जो भी हमारे यहाँ देखिए तो जो भी पॉपुलेशन और सिटी का जो भी कैपेसिटी होता है एरिया वाइज, उसके हिसाब से उसका वार्ड मतलब होता है कि कितने वार्ड से। जैसे हमारे यहाँ नगर निगम की बात करें, पटना नगर निगम की, तो हमारा 75 वार्ड्स हो जाता है। तो 75 वार्ड में जो भी चुनाव होते हैं तो चुनाव का डायरेक्ट वोटिंग होता है। डायरेक्ट वोटिंग का मतलब वही होता है कि हम डायरेक्ट जाते हैं और वोट, जो भी अन्य चुनाव होते हैं उसी प्रक्रिया से हमारा चुनाव होता है और इलेक्शन कमीशन के अधीन किया जाता है। और ये बिल्कुल हर 5 सालों पे होता है। जी बिल्कुल, ये 5 सालों के लिए होता है। यहाँ पर जानना चाहूँगी, चूँकि पटना जो है, बिहार जो राज्य है, पटना शहर हमारा, वो रैंकिंग के क्षेत्र में, स्वच्छता रैंकिंग के इसमें संदर्भ में अगर बात करूँ तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो नगर निगम किस प्रकार कार्य कर रहा है स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए? हालांकि इसके लिए देखें तो हम लोग लगातार हमारी एफर्ट जारी है कि हम अपने
रैंकिंग को सुधार सकें। बेशक। इसके लिए तो हमारी जो भी है, आप देखती हैं कि गाड़ियाँ हमारी घूमती रहती हैं, जो हम आपको लेयर भी बता दिए कि कौन कौन मॉनिटरिंग करता है, सफाई करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो OWC होता है हमारा, जो भी जो ड्राई जो हमारा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो आता है, तो उसके लिए तो हम लोग रिसाइकलिंग के लिए गर्दनीबाग में एक प्लांट हम लोग UNDP के मतलब मदद से बनाई गई है, वहाँ पे रिसाइकलिंग होता है, जिसका 5 टन हमारा कैपेसिटी है उसमें। और वेट का अगर जिक्र करें, वेट सॉलिड का, वेस्ट सॉलिड वेस्ट का अगर हम बात करें, तो वेट जो भी रहता है, जो भीगा हुआ कचरा रहता है, उसके लिए हम लोग कंपोस्ट मशीन भी बहुत जगह लगाए हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारे पूरे निगम में हमको लगता है कि 10 से कम नहीं है, जो बांकीपुर में हम इसके पहले प्रभारी भी थे, वहाँ पे 2 ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो जो भी हमारा वेट कंपोस्ट वेट जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें हम लोग कंपोस्ट करते हैं। दूसरा हमारा होता है कि एक हम कंपोस्ट पीट भी बनाए हुए हैं, लगभग हर अंचलों में बना हुआ है। उसमें हमारे बहुत सारे कर्मी जो हैं कार्य भी करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट को हम लोग, जो वेट सॉलिड वेस्ट होता है, उसको हम लोग अलग करते हैं और उसमें डाल के, और जो भी एक प्रक्रिया कंपोस्ट करने का बहुत जगह होता है कि वो केंचुआ वगैरह जो डाला जाता है, वो भी हम लोग बहुत जगह डालते हैं। या नहीं तो उसमें लेयर होता है, लेयर बना और उसमें 2 महीने से 3 महीने टाइम लगता है। और उसको कंपोस्ट करके, हमारा सोच यही है कि कंपोस्ट करके उसको हम लोग सेल आउट नहीं करके गिफ्ट के रूप में हम लोग दूसरे को दें। अगर हम लोग कुछ नॉमिनल प्राइस भी रखें तो हमको लगता है उससे निगम को भी फ़ायदा होगा, अन्य लोगों को भी फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़ है कि हम लोग ये लोगों को भी कन्विंस करना शुरू किए हैं और पम्पलेट वगैरह भी हम लोग छपवा रहे हैं कि 1500 से 2000 में छोटी कंपोस्ट मशीन आता है, जो आप अपने घर में लगा सकती हैं उसको। और जो भी आपके यहाँ जो निकलता है, जो भी सब्जी वगैरह जिससे वेस्ट निकलता है, आप उसमें डाल के अगर कंपोस्ट करेंगी तो एक तो बाहर कचरा जाना बंद हो जाएगा, हर घर में ये होने लगेगा। तो होने से फ़ायदा ये होगा तो आप जो भी प्लांट वगैरह घर में भी लोग लगाते हैं या फूल पौधा वगैरह, उसके यूज़ में आप ला सकती है। और गाड़ियाँ हमारी सब पहल कह सकते हैं इसको। जी अच्छी पहल। मतलब मेरा कहना वही है कि एक आदमी का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, तब हम जाके रैंकिंग में सुधार कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा जो भी एफर्ट्स हम लोग जो भी कर सकते हैं, हमारे नगर आयुक्त के अधीन जो भी डायरेक्शन में होता है, उसके लिए हर संभव हम लोग का प्रयास है कि हम लोग रैंकिंग में सुधार ला सकें। बिल्कुल, ये तो बात हुई रैंकिंग में सुधार के लिए। अगर बात की जाए त्योहारों की, तो अभी त्योहारों का मौसम है, दुर्गा पूजा चल रहा है, आगे भी अभी त्योहार आने वाले, दीपावली, छठ। तो ऐसे में भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है नगर निगम की, क्योंकि शहर की जो सुंदरता है स्वच्छता से ही है। तो किस प्रकार आप इन त्योहारों के मौसम में हमारे शहर को व्यवस्थित करते हैं, स्वच्छ रखते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अभी इस मौसम में, त्योहार के मौसम में आपके सामने? अभी हम लोगों का त्यौहार शुरू हो रहा है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं सारे दर्शक हैं हम लोगों को। और दूसरी चीज़, ये तो बड़ी चैलेंज हो ही जाता है हमारे लिए। तो इस पे है कि हमारे जो भी कर्मी हैं, उसमें थोड़ा शिफ्ट और हम लोग चेंज कर देते हैं, कुछ मतलब उसी में से ये करके हम लोग मॉर्निंग, इवनिंग और ये सारा हम लोग कर लेते हैं और उस पर फोकस करते हैं। और हमारा मेनली जो भी रहता है तो सफाई कार्य से ही रिलेटेड रहता है, ताकि उसके सफाई हम ठीक से कर सकें, चूना ब्लीचिंग कर सकें, या अन्य जो भी मतलब लगता है कि हम उसको कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, उसको करते हैं। उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो ये तो अभी शुरू होता है, तो ये छठ तक जाके ये ख़त्म होता है। तो ये लगातार हमारे लिए चैलेंजेस तो रहते ही हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है। और अभी हम जैसे अभी हम अजीमाबाद के प्रभारी पदाधिकारी भी हैं, कार्यपालक प्रभारी पदाधिकारी, वहाँ पे 2 दिन पहले हम अपने जो हमारी मेयर मैडम है, उनके अध्यक्षता में हमने बैठक भी किया था इसी तैयारी के संबंध में, कि जो भी लोगों का फीडबैक आता है उसको हम लोग अपना कलमबद्ध करते हैं और उसके अनुसार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम जो भी कर सकते हैं वो हम लोग करें और लोगों को एक साफ़ सुथरा और अच्छा माहौल दें, ताकि उसमें अच्छे से लोग अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकें। बिल्कुल। अगर छठ पर्व की बात करूं तो उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस हो जाते हैं आपके सामने, क्योंकि उस वक्त घाटों की भी सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो उसके लिए किस प्रकार कार्य करती है नगर निगम? हालांकि उसके लिए देखिए तो छठ पर्व में नगर निगम का शायद हमको लगता है कि बहुत बड़ा रोल रहता है। जी बिल्कुल। मतलब जो भी छठ का घाट जो बनाया जाता है वो नगर निगम की तरफ से बनाया जाता है जी। पूरी तरह, उसमें अच्छे खासे जो भी हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, लेकिन उसमें यही रहता है कि हमारा जो भी एक टेंडर हम निकालते हैं, हालांकि अगर हम देखें तो हमको लगता है कि 93 घाट्स हो जाते हैं हमारे पूरे नगर निगम में जी। जो दीघा घाट से लेकर दीदारगंज तक होता है। और इसमें कहीं कहीं होता है कि बहुत स्टीप होता है, मतलब एकदम सीधा होता है, वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा सा स्लोपिंग टाइप बनाते हैं, फिर बैरिकेडिंग करते हैं ताकि लोग कोई पानी के अंदर नहीं चला जाए। और तैयारियाँ हमारी एक तरह से कहिए तो
दिवाली के करीब एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाता है। जी मतलब कम से कम हम लोग 15 दिन पूरी तरह से लगे रहते हैं, तब जाके हम एक अच्छा छठ घाट लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, और कर पर्वों पाते का हैं। पर्व महापर्व छठ जी, भी तो जी। है, उसके लिए साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखनी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी। बिल्कुल और तैयारियां पूरी निगम की तरफ से ही होती है। बिल्कुल अगर जिला को देखें तो जिला लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, लेकिन तैयारियां हमारी रहती हैं, उनके निगरानी में रहता है। डीएम साहब के मतलब निगरानी में सारी चीज़ें होती हैं, हमारे नगर आयुक्त की निगरानी में होती है, लेकिन ये है कि हमारा कंट्रीब्यूशन शायद उसमें बिल्कुल। ये तो बात काफ़ी हुई कि आपके कंट्रीब्यूशन की। अगर बात की जाए लोगों की, जनता जनार्दन की, और उन्हें कुछ शिकायत दर्ज करवानी हो नगर निगम में, कुछ बातें अपनी बोलनी हो, तो वो शिकायत अपनी बात कहाँ कर सकते हैं? हालांकि उसके लिए देखिए तो हमारे नगर निगम में एक पोर्टल भी बना हुआ है, जी जो ऑनलाइन डायरेक्ट आप शिकायत दर्ज कर सकती है। और उसमें होता है कि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, जो हमारा मौर्य आलोक में हेड ऑफिस है, वहाँ पे लगा हुआ, उसको शिकायत जैसे मिलता है और जहाँ से रिलेटेड होता है, जिस ऑफिस से रिलेटेड होता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ट्रांसफ़र के बाद ये भी मॉनिटरिंग किया जाता है कि उसका डिस्पोजल किया गया कि नहीं। जी डिस्पोजल होने के बाद फिर यहाँ पे डिस्पोज्ड ऑफ दिखाया जाता है कि डिस्पोजल हो गया। तो इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरह से होती है। दूसरा है डायरेक्ट जो भी एप्लीकेशन देने का होता है, वो तो एक प्रावधान है कि आप डायरेक्ट किसी से भी मिलके, किसी भी ऑफिसर से और किसी भी ऑफिस में जाके आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा ऑनलाइन जो हम देखते हैं उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हर आदमी को ऑफिस नहीं आना पड़े, हर आदमी को बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। दूरियाँ तय नहीं करनी पड़े, और ऑनलाइन करते हैं हम लोग, मॉनिटरिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग बिल्कुल। डिस्पोज ऑफ करते हैं। बात की जाए अगर आज के दिन की, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ऐसे में नगर निगम में महिलाओं की क्या कुछ भूमिका है और महिला सशक्तिकरण में नगर निगम क्या कुछ रोल अदा कर रहा है, इस पर जानना चाहूँगी कि क्या है कुछ आपकी राय? हालांकि अगर ये देखिए महिला सशक्तिकरण का, जी तो ये तो फिर हम कहेंगे कि ये कंसेप्ट बापू से ही आप उठा के लेके आ सकते बेशक हैं। उनका जो भी सोच था कि महिला जो भी है वो इक्वल है, इनइक्वल हो ही नहीं सकती है। और ये जो भी हमारा समाज है ये उसको अनइक्वल किए हुए है। इनइक्वल जो किया है वो हमारा समाज किया है, ना कि नेचर किए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक अपने समाज में ऐसा मान्यता बनाते चले गए जिससे लगा कि नहीं, इनका यही काम है और यही करेंगे। हालांकि आज के दिनों में देखें तो हमारा बिहार सरकार, भारत सरकार इसमें काफ़ी सारी पहल भी कर रहे हैं, और हमारे बिहार सरकार से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चली हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हो गया है, या मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना हो गया। बहुत ये सी सारी योजनाएं योजनाएं हैं जो- ऐसी हैं कि जिससे लड़कियों को बढ़ावा मिल सके। माने बहुत बार भ्रूण हत्या भी होता था, जी जी उसके लिए अगर देखा जाए तो सुरक्षा योजना का, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो है ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उसके आगे अगर हम जाते हैं तो नगर निगम में, तो नगर निगम में अगर आप देखेंगे कि जो भी हमारे कर्मी हैं उसमें आपको 35 to 40% महिलाएं मिलेंगी आपको। और ये भी अगर देखिए तो हमारे जो भी नगर निगम है उसमें हम लोग नगर डे एन्यूअल जो होता है, जी। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का, उसके अधीन बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, जिसका हम कोशिश करते हैं कि लाभ जो भी हमारे शहर में, जो पटना नगर निगम में जी स्वयं सहायता समूह बना के और उनका फ़ायदा जो भी है उनको हम पहुंचा सकें, जी ये हम करते हैं। और इसमें बनाने के बाद बहुत बार होता है कि जो भी सरकार की जो प्रावधान है, जी अनुदान के रूप में हर स्वयं सहायता समूह का बचत खाता खुलवाया जाता है, उसको 10,000 रुपया सरकार अनुदान के रूप में देती है, जी जिससे कि वो अपना कोई भी कारोबार, छोटी बड़ा जो भी हो, सब्जी या इस तरह के कारोबार वो कर सके। उसके बाद अगर देखें तो हमारे नगर निगम लेवल पे हम लोग 3 रैन बसेरा जी जो स्वयं सहायता समूह, जो दीदी कहा जाता है, उन लोगों के हैंड ओवर किए हुए जी और उनसे हम संचालन करवा रहे हैं। क्या बात? जैसे हमारा गायघाट हो गया, शैदपुर हो गया और फिर हमारा मैकडॉवेल हो गया, ये तीनों संचालन उनके द्वारा किया जा रहा है और सफलतापूर्वक किया जा रहा है। क्या बात है? उसके अगर आगे अब जाके देखें तो फिर हम लोग एक अभी फ़िलहाल हम लोग किए हैं कि जो हमारा हेड ऑफिस से स्टार्ट किया गया है, दीदी की कैंटीन करके हम लोग स्टार्ट किए हैं। जी एक कैंटीन है जो स्वयं सहायता, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, उसी को हम लोगों ने दिया है संचालन करने के लिए। जी और वहाँ पे अच्छा ये चीज़ मिलता है कि जो भी आपको घर का जो खाना होता है, घर का स्वाद का जो भी चीज़ें होती है, वहाँ पे बनाया जाता है और वो मिल रहा है। क्या बात है? इसके आगे हम लोग ये भी कर रहे हैं कि ये जो हमारा प्लान है कि सारे अंचलों में इसका दीदी का कैंटीन करके हम लोग स्टार्ट करवाएं। तब तो कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज, महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है और उनके हाथों द्वारा बनाया हुआ खाना, जी, जी। टेस्टी खाना और स्वादिष्ट खाना, पकवान जो है वो जी। लोगों तक पहुंच भी जी। रहा है।
अब वक्त है आपके बारे में जानने का। जानना चाहूँगी कि उपनगर आयुक्त के पद तक पहुँचने का जो सफ़र रहा आपका, वो कैसा रहा? हालांकि उपनगर आयुक्त जो है ये हमारा बीएस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हम बिलोंग करते हैं जी। उसी का एक पद हो जाता है। ये अलग से कुछ है नहीं कि मतलब हमने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन इसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक बहुत स्ट्रगल भरा रहा है। हम लोग एक छोटा सा गांव जिसका नाम भोपतपुर हुआ करता था, जो सिवान के बढ़िया ब्लॉक में आता है जी। वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था 5वीं क्लास तक, जो उर्दू मीडियम हुआ करता था, उसमें हम लोग पढ़ते थे। तो वहाँ पे हमारे 2 टीचर थे। तो पहले भी हम एक बार जिक्र कर चुके हैं। एक हमारे पंडित जी जो थे वो उर्दू नहीं जानते थे, और हमारे मौली साहब जो थे वो उर्दू जानते थे जी। और वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो थे वो उर्दू मीडियम के थे। तो जब मौली साहब छुट्टी पे चले जाते थे तो हम लोगों का जो था वो पढ़ाई लगभग ठप हो जाता था। जी। तो हमारे पंडित जी जो मास्टर साहब थे, उनका नाम अभी भी मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। तो वो हम लोगों को नुकसान नहीं हो इसके लिए उर्दू सीखा और हम लोगों को पढ़ाना शुरू क्या किया। बात है। तो ये एक हमारे बहुत बड़ी मतलब बात, बिल्कुल, मेमोरी में बिल्कुल। ये एक फिट रहता है। उसके आगे जाएँ तो फिर हम लोग स्कूल में चले गए। तो छोटे से स्कूल में हम एक अच्छा ही मतलब स्टूडेंट थे। लेकिन जब स्कूल में गए हाई स्कूल में, तो वहाँ पे हमारा था कि पहले, आजकल तो बहुत सारे हाई स्कूल भी खुलने लगे हैं, तो वहाँ पे जनरली होता था कि 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेंज में एक ही हाई स्कूल होता था। तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से बच्चे आते थे। तो वहाँ पे जाने के बाद आदमी एक तरह से कहिए तो विलुप्त हो गया, पता ही नहीं चला। फिर मैट्रिक का हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। मैट्रिक में मेरा रैंक अच्छा था। जी। तो हमको लगा कि नहीं, समय हमको लगता है कि कुछ ठीक है। फिर हमारे बड़े भाई जिनका नाम इकरामुल हक है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमको मैंने कोशिश यही उनका था कि हमारा अच्छा से अच्छा जगह हम जाके पढ़ सकें। अलीगढ़ हम गए एडमिशन लेने के लिए, अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से, या फॉर्चुनेटली कहिए, जी। मेरा एडमिशन वहाँ पे जो नहीं होता है हुआ। अच्छे के लिए होता है, इसे वहाँ कहा नहीं जाता हुआ। है। जी। उसके बाद हम दिल्ली मूव कर गए। वहाँ पे एक हमारे कज़िन थे जिनका नाम नूरुद्दीन था। हालांकि उनके वो IRPS में है, UPSC हो गया था 93 में। उनके साथ हम रहना शुरू किए और JNU जाने के बाद, JNU के हम स्टूडेंट रहे हैं। वहाँ से हम BA, MA, MPhil और PhD मैंने किया है। वहाँ जाने के बाद मेरे मतलब जीवन में कहिए तो एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। मैंने वहाँ जाने के बाद लगा कि नहीं, और वहाँ पे ऐसा स्थिति था मैंने जो देखने से लगता था कि किसी के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते थे। बल्कि वहाँ से अगर जोड़ें तो एक इंसिडेंट हम आपको बताना चाहेंगे कि एक हमारा कल्चरल नाइट हुआ करता था। तो कल्चरल नाइट में था कि एक लड़का था जो पूरा अपना बटन खोले पूरा डांस किए जा रहा था। तो हम किसी से, जो मेरा एक फ्रेंड था, उसको बोले कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी हैं क्या। तो ये पता चला कि उसका उसी साल IAS में सिलेक्शन हुआ था, मैंने UPSC कंप्लीट किया हुआ था। दूसरा एक और उसके आगे हमारा लगा कि हमारा जो कमन रूम हुआ करता था जिसमें आदमी TV वगैरह देखता था, मूवी या जो भी है, तो वहाँ पे हम एक इंसान को देखते थे कि जब भी जाते थे तो देखते थे वो बैठा हुआ है उसमें। तो हमको लगता था कि इसको कोई काम नहीं है क्या, सिर्फ यहीं बैठा रहता है। तो मेरा कमेंट वही था कि ऐसे ऐसे लोग हैं। तो फिर उस टाइम भी यही हमको पता चला कि इस बार इसका UPSC सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से हम किसी पे कोई कमेंट नहीं किए। और वहाँ जाने के बाद हमको लगा कि नहीं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। वहाँ एक तरह से कहा जाए तो पहुँचने के बाद आप मेरे मोटिवेट हुए, बिल्कुल। कज़िन थे तो पूरी रात पढ़ते थे। और पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि पूरी रात वो पढ़ते थे। और जनरली हम लोगों का जो था लालटेन में, तो हम लोग पढ़ा करते थे गांव में। गांव से उठ के वहाँ दिल्ली जाना, तो यहाँ पे तो आप अगर 9 बजे रात तक पढ़ लिए तो बहुत है। लेकिन वहाँ हमको याद है कि एक बार हमने 1 बजे रात तक पढ़ा था। तो हमको लगा कि अरे हम 1 बजे रात तक पढ़ सकते हैं। लेकिन वो अगर सही से देखा जाए तो JNU का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लाइफ में। तो वहाँ जाने के बाद हर सोच हमारा चेंज हुआ और हमको लगा कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आई जिसके वजह से हम लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद आज इस पद पर हैं में आया और अलग अलग पद होते हुए। और अब BS को देखिए तो बहुत चैलेंजिंग भी होता है। कैसे इसमें डाइवर्सिटी बहुत होता है, कोई एक पद हम लोगों का नहीं होता। अगर शुरू से आप देख लें तो हमारा कोई पद रिपीट नहीं हुआ है। मेरे सर्विस में आया 15 साल हो गया, कोई पद आज तक रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 15 साल में रिपीट नहीं होने का मतलब है कि डाइवर्सिटी बहुत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस, यानी हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है आपको। जी, कुछ नया सीखने को। क्या बात है। और नया सीखते सीखते आज आप इस पद पर हैं, उपनगर आयुक्त के पद पर हैं। तो जानना चाहूँगी यहाँ पर आपसे कि एक उपनगर आयुक्त का जो पद होता है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? हालांकि यहाँ पे अगर उपनगर आयुक्त के रूप में देखें तो उपनगर आयुक्त को कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी काम को अलॉट करके देती है जी।
यहाँ पे जो भी हमको दायित्व मिलता है, जो भी हमारी जिम्मेवारियाँ मिलती हैं, वो हमारे नगर आयुक्त के माध्यम से मिलती हैं। हमारे नगर आयुक्त हम लोगों को कोई कोई अलग अलग सेक्शन है जिसको दिया करते हैं और उसको हम लोग निभाते हैं। तो बहुत सारा सेक्शन आप देखेंगे तो बहुत सारा, जैसे रेवेन्यू सेक्शन हो गया, शहरी विकास का जिक्र कर चुके हैं, निगरानी हो गया, योजना हो गया, फाइनेंस हो गया, तो सब अलग अलग सेक्शंस हैं और सबका काम अलग अलग होता है। तो जिस काम में जो दायित्व मिलता है, हम लोगों का प्रयास यही रहता है, और मेरा खासकर प्रयास यही रहता है कि हम ईमानदारी पूर्वक उसको अच्छे ढंग से निभा सकें। बिल्कुल। इतने स्ट्रगल के बाद आप आज इस पद पर पहुँचे हैं, तो आपकी जो हॉबी है, यानी कि आपको लिखने का जो शौक़ है, उसको किस तरह से आप पूरा करते हैं, कैसे समय निकालते हैं अपने लिए? हालांकि ये देखिए, तो मैंने पीएचडी किया है जेएनयू से जी। तो एक रिसर्च का तो कहीं ना कहीं दिमाग में बना ही रहता है, कुछ कुछ लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग जिस सर्विस में आ गए वहाँ पे वक्त बहुत कम निकल पाता है, जिससे हम अपना कुछ हॉबीज़ के लिए भी टाइम निकाल सकें। लेकिन ऐसे में मेरा शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का एक हॉबी रहता है, और बीच बीच में यही होता है कि मेरा अपने साथ यही होता है कि हमेशा लिखने का मूड नहीं बनता है। कभी लगता है कि कुछ इंसिडेंट ऐसा दिखता है जिस पर लगता है कि नहीं, कुछ स्टोरी है कि लिखना चाहिए। और ये रहता है कि हम बहुत पहले से, जो अक्सर जो होता है कि लोग उसके लिए प्लान करता है, मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करता है, तब लिखना शुरू करता है। तो मेरे साथ थोड़ा मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि हम कलम उठाते हैं और लिखना शुरू करते हैं जी। और हमको लगता है कि 4 घंटा 5 घंटा जो भी टाइम अगर लगातार बैठ गए तो एक स्टोरी जरूर लिख देते हैं। क्या बात है। तो फिर ये है कि हमेशा मतलब दिमाग नहीं बन पाता है कि हमेशा आदमी करे, कभी कभी मूड बना आदमी लिख लिया कुछ कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बातें हुई कि आप अपनी हॉबी के लिए समय ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जब वक्त मिलता है तो आप कागज़ और पेन लेते हैं और लिखने बैठ जाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर पटना नगर निगम की, तो क्या कुछ भावी योजनाएं हैं आने वाले भविष्य के लिए आपके पास? क्या कुछ लागू करना चाहते हैं? आज आप इस पद पर हैं तो कुछ सोच रखा होगा आपने कि भविष्य में हमें ये बदलाव लाना है, कुछ योजनाएं, कुछ कार्य जो आप भविष्य में करना चाहते हो, क्या? हालांकि सबसे बड़ी जो यहाँ पे है, मतलब जो हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनके नज़र में भी ये रहता है, एक जो भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम है जी, इसको हम सुचारू कर सकें और अच्छा ढंग से कर सके, ताकि हमारा, हालांकि आज के डेट में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, 2019 को देखें और आज देखें तो आज हमारी बारिश होने के बाद कहीं से भी हम पानी 3 घंटे के अंदर निकाल देते हैं, मैक्सिमम 2 घंटे से 3 घंटे में, जो कि पहले ये पॉसिबल नहीं था। दूसरा है कि जो भी हमारा जो क्षेत्र हमारा बढ़ रहा है, जो शहरीकरण हो रहा है, मतलब बाहर के तरफ सब अर्बन जो एरिया है जी, उसमें हमारा यही चाहिए कि जहाँ भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें हमारा प्लान यही है कि वहाँ पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम, रोड सिस्टम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हम पहले से कर सकें, ताकि जो भी हमारा है वहाँ बहुत बार होने के बाद होता है कि वहाँ लोग घर बना लेते हैं लेकिन वहाँ पे उनको पानी निकालना या वहाँ पहुँचने में दिक्कत होती है। तो हमारा ये प्लान है और हमको उम्मीद है कि इस पर भी बिल्कुल बेशक। ये तो बात हुई ड्रेनेज सिस्टम की। नगर निगम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सी ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं और भावी योजनाएं भविष्य में भी हम चाहेंगे कि वो पूरी हो। ऐसी ही एक बात है जो मेरे जहन में आ रही है कि 2 साल पहले शायद ड्रेनेज सिस्टम की सफाई के लिए रोबोट का उपयोग किया गया था पहली बार पटना में, तो उसको किस प्रकार आप देखते हैं? हाँ, इसमें देखिए तो 3 साल पहले, माने 3 सालों में हमारी बहुत अलग अलग तरह की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं, जो कि हमारा लगभग अगर देखेंगे तो 80 तरह की गाड़ियाँ, 18 तरह की गाड़ियाँ हैं। जैसे हम हाईवा यूज़ करते हैं, हाईवा का मतलब ये है कि हमारा जेसीबी रहता है, बहुत बार नाले की सफाई है, ये जो भी हम लोग बॉबकट और रोबोट वगैरह जो होता है, तो इससे हम लोग करते हैं कचरा उठाना, नाले की सफाई। और जो हम एक बार अभी 2 दिन पहले ही हमारा एक यहाँ पे डिप्टी सीएम के द्वारा उद्घाटन भी किया गया था, यूएनएफपीए के द्वारा एक हमारा एग्रीमेंट बना हुआ है, एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है हमारा और यूएनएफपीए में। तो उसमें हमारा यही है कि एक स्वच्छांगनी करके हमारा योजना, मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ है। उसमें यही है कि सलम की 25 महिलाओं को हम लोगों ने चयन किया है, उनको ट्रेनिंग दिया है और उनको हम लोग मशीन उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि हमारी जो नाले की सफाई वो मैकेनाइज्ड हो। और मैकेनाइज करने के जैसे पोकलेन हमारा है, जेसीबी है, ये एक तरह से कहिए तो हम बहुत हद तक उससे काम भी ले पाते हैं और करते भी हैं। और स्वच्छांगनी जो है हमको लगता है कि आने वाले दिनों में, और इसमें यही होगा कि वो महिलाएं जो हैं वो अपना सेप्टिक टैंक हो गया, पब्लिक प्राइवेट जो भी है, और एक निर्धारित उनका दर मतलब निर्धारण किया जाएगा, जिसके आलोक में उनको भुगतान भी किया जाएगा। तो यहाँ दोनों फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदे हैं कि महिला सशक्तिकरण की तरफ आप जा सकते हैं ताकि वो एक तरह से इंडिपेंडेंट हो सके। दूसरा चीज़ है कि उनसे हम सफाई करवाएंगे तो हमारे नाले के सफाई मैकेनाइज्ड हो सकता है। तो ये सारी योजनाएं हैं जो कि हम लोग
बिल्कुल। और हर आने वाले दिनों में कुछ कुछ नई नई योजनाएं तो आदमी करते ही रहता है, जिससे हम लोग इसको स्वच्छ, साफ और रैंकिंग में सुधार कर सकें। बिल्कुल, बापू का जो सपना था, हमारे महात्मा गांधी का जो सपना था कि स्वच्छ और सुंदर भारत हो अपना, इस सपने से युवाओं को जोड़ने के लिए उनको किस प्रकार इससे कनेक्ट किया जाए, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इसमें बहुत बार हम लोग उनका मदद भी लेते हैं, जैसे जी। स्वयं सहायता समूह हो गया या हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा बहुत बार हम लोग कुछ मतलब एक तरह से कहिए तो एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं, उनसे हम लोग कुछ कुछ प्रचार प्रसार ये सब भी करवाते रहते हैं। जी। और इस पे हम लोग काम लेते ही रहते हैं उन लोगों से। और बच्चों के बीच भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ, उसमें भी हम लोग जाते रहते हैं, अक्सर स्कूल में भी हम लोग मूव करते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग लोगों को भी, जो भी बच्चे हैं उनको कैसे आने वाले दिनों में तो उन्हीं का सारा बेशक। ये होने वाला है, तो आने वाला भविष्य है हमारे बच्चे। जी जी। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? हमारा संदेश यही है कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को इक्वलिटी दिया जाए, महिलाओं को साथ में बैठाया जाए। उसके आगे देखें तो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो संदेश है कि हम लोग सिर्फ घर की सफाई ना करें, हम लोग अपने दिल और दिमाग की भी सफाई करें, जिससे हमारा समाज स्वच्छ और साफ बन सके, बेशक, जो कि एक हेल्दी सोसाइटी में हम अपना जीवन बसर कर सकें। बेशक, यानी कि हेल्दी सोसाइटी के लिए हम सब की भागीदारी बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, नगर निगम के बारे में बातें बताई, स्वच्छता के विषय में हमें बताया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान नूरुल हक सिवानी साहब, जिनसे हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने विचार हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। उसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DT बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ttk patna@gmail.com।